हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के इस क्रम में मैं आप लोगों को इसमें यूनिट 3 पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट 3 से ही परमाणु अपसार के बारे में बताया था, उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया था। जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसके उद्देश्य और इसकी स्थापना के पीछे विभिन्न परिस्थितियां क्या थी, किस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, इत्यादि बातों से मैंने आपको अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है, पहला अंग महासभा, जनरल असेंबली के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं महासभा की तरफ। जनरल असेंबली जानते हैं महासभा क्या है और इसके क्या कार्य होते हैं, इसकी सदस्यता कैसे ली जाती है, इत्यादि विभिन्न बातों का हम इस वीडियो के अंतर्गत विश्लेषण करेंगे। ये विभिन्न पॉइंट हमने लिख दिए हैं और इन्हीं पॉइंट के अंतर्गत मैं संक्षेप में ही महासभा के बारे में बताऊंगा। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के 6 अंग हैं और इनके अंगों का वर्णन अनुच्छेद 7 और 8 में किया गया है। पहला महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा न्यास परिषद है और चौथा सचिवालय है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और छठवां आर्थिक और सामाजिक परिषद है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में आपको बताऊंगा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और यह बृहद अंग है। यह मुख्य अंग है और बृहद अंग है। यह सबसे बड़ा निकाय है महासभा का। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का यह महासभा बहुत बड़ा निकाय है, बृहद निकाय है। अधिकांश देश इस महासभा के सदस्य हैं। यह एक ऐसी महासभा है जिसमें कि विश्व के अनेक देशों के लोग इसमें शामिल हैं। विश्व के अनेक देशों की सदस्यता इस महासभा को प्राप्त है, इसलिए इसको विश्व की संसद कहा जाता है। और यह जो विश्व की संसद होती है, यह वैश्विक मामलों पर विचार विमर्श करने वाली एक संस्था है, एक बृहद संसद है जो कि सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करती है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है। इसीलिए इस महासभा को डेविड कुशमैन ने महासभा के बारे में कहा है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय अंग है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय अंग है। इसी तरह से आइकेल बर्गर कहते हैं कि यह विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। शूमा कहते हैं महासभा के बारे में, शूमा का कहना है कि यह संसार की नगर सभा है। शूमा का कहना है कि यह संसार की नगर सभा है। जिस तरह से राष्ट्रों के अंदर एक संसद होती है, एक सभाएं होती हैं जिसको कि संसद का नाम दिया गया है, इसी तरह से सभी राष्ट्रों की एक संसद है जिसको कि महासभा का नाम दिया गया है। वांडेनबर्ग का कहना है कि यह विश्व की लघु संसद है। वांडेनबर्ग महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं कि यह विश्व की लघु संसद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महासभा का कितना महत्व है और महासभा में सभी देशों के प्रतिनिधि हिस्सेदारी करते हैं, भाग लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी संरचना के बारे में कि इसकी सदस्य संख्या कैसे, इसके कौन कौन से सदस्य हैं और इसकी सदस्यता कैसे ली जाती है। जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यानी कि जो यूएनओ के सदस्य हैं, वही महासभा के सदस्य हैं। यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं? उनकी संख्या वर्तमान में है 193 सदस्य हैं यूएनओ के, और यही 193 सदस्य महासभा के भी होते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 के समय, तो इसके मूल सदस्यों की संख्या 51 थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई और वर्तमान में 193 पहुंच गई।
जो देश महासभा के सदस्य, जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होना चाहते हैं, उनको सबसे पहले सुरक्षा परिषद की अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि सुरक्षा परिषद एक प्रस्ताव तैयार करती है और सुरक्षा परिषद जब प्रस्ताव तैयार कर लेती है तो उस प्रस्ताव को वह कहां भेजती है? महासभा में भेजती है। यानी कि सुरक्षा परिषद के सर्वसम्मत से महासभा के 2/3 बहुमत से ही किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाता है। तो कोई भी देश जो सदस्य होना चाहते हैं, सुरक्षा परिषद के द्वारा उनको बनाया जा सकता है, या हम यूं कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद जिसको चाहे उसको सदस्य बना सकती है, जिसको चाहे उसको निष्कासित कर सकती है। प्रतिनिधित्व को देखते हैं, महासभा में प्रतिनिधित्व किस तरह से होता है। क्योंकि महासभा के सदस्य सभी देश होते हैं, इसके सदस्य कितने हैं? 193 देश हैं। तो इस तरह से सारे 193 देश महासभा में, इस जनरल असेंबली में अपने सदस्य भेजते रहते हैं और प्रत्येक देश को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रत्येक देश को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। हर देश महासभा में 5 प्रतिनिधि भेजता है, परंतु जब किसी मामलों पर, किसी समस्या के ऊपर मतदान होता है तो उनका मत एक ही होता है। यानी कि हर देशों के 5 प्रतिनिधि भले महासभा में उपस्थित होते हैं, लेकिन जब मतदान की प्रक्रिया होती है, किसी मुद्दे को लेकर मतदान की प्रक्रिया होती है, तो हर देश का एक वोट ही माना जाता है। 5 वोट नहीं माना जाता है, एक वोट ही माना जाता है। जो मतदान की प्रक्रिया होती है, जैसे कि जो साधारण महत्व के विषय होते हैं, उस पर महासभा के साधारण बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। लेकिन जो विशेष महत्व के प्रश्न होते हैं, उन मामलों पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मतदान की प्रक्रिया होती है वही है जो अन्य देशों के संसद की है। संसद में हम देखते हैं कि 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसी तरह से महासभा में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसका जो अधिवेशन होता है प्रत्येक वर्ष होता है। अधिवेशन जो होता है इसका प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के अधिवेशन जो होता है, हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को प्रारंभ होता है। तीसरे मंगलवार को प्रारंभ होता है और यह दिसंबर तक चलता रहता है। दिसंबर तक चलता रहता है। इसकी आपातकालीन बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है, आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है। इसमें महासभा के 7 सदस्यों की सिफारिश पर या अधिकांश राज्यों की सिफारिश पर या अधिकांश राज्यों के अनुरोध पर महासभा की आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है। और आपातकालीन बैठक के लिए सुरक्षा परिषद का भी सहमति लेना आवश्यक होता है। तो इस तरह से सुरक्षा परिषद के सदस्य और महासभा के कुछ सदस्य यदि चाहें तो महासभा की आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है। अब तक 11 आपातकालीन बैठक हो चुकी है। 11 आपातकालीन बैठक हो चुकी है अब तक महासभा की। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 24 अक्टूबर 1946 से लेकर अब तक, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक होती है वह 1946 में होती है। तो 1946 से लेकर अब तक महासभा की 11 आपातकालीन बैठक हो चुकी है। पदाधिकारी कौन होते हैं? जैसा कि किसी भी संसद को चलाने के लिए एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। इसी तरह से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है, महासभा अपने सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनती है और 21 व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनती है। उपाध्यक्षों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। यानी कि एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होता है। इसमें अध्यक्षों का जो निर्वाचन किया जाता है वह भौगोलिक आधार पर किया जाता है। अध्यक्षों का जो निर्वाचन होता है वह 5 भौगोलिक समूहों के बीच से किया जाता है। जैसे कि पहला जो समुदाय होता है अफ्रीकी देशों से, फिर दूसरा होता है एशिया प्रशांत क्षेत्रों से, तीसरा है पूर्वी यूरोपीय देशों से, चौथा है लैटिन अमेरिका से और पांचवा पश्चिमी यूरोपीय देश से। ये 5 समूह होते हैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हेतु। यानी कि इस 5
देशों के समूह से अफ्रीकी देश से, एशिया प्रशांत देश से, पूर्वी यूरोपीय देश से, लैटिन अमेरिकी देश से और पश्चिमी यूरोपीय देशों से इसके अध्यक्ष बारी बारी से चुने जाते हैं। जैसे कि एक बार अफ्रीकी देश से हो गया, फिर एशिया प्रशांत देश से हो गया, फिर पूर्वी यूरोपीय देशों से हो गया। इस तरह से रोटेशन वाइज अध्यक्ष का निर्वाचन होता रहता है। महासभा के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो पॉल हेनरी स्पाक होते हैं। वो प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? पॉल हेनरी स्पाक होते हैं। महासभा की जो प्रथम बैठक होती है 1946 में, तो 1946 में इनको चुना जाता है। 1946 में। वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं महासभा के वह है डेनिस फ्रांसिस हैं। डेनिस फ्रांसिस ये वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष है। यह किस देश के निवासी हैं? यह त्रिनिदाद एवं टोबैको के हैं। टोबैको के निवासी हैं डेनिस फ्रांसिस। और इनको 2023 में 5 सितंबर 2023 में इनको अध्यक्ष चुना जाता है। और जो अध्यक्ष होते हैं वह एक एक साल के लिए होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? एक एक साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। एक एक साल के पश्चात बारी बारी से विभिन्न देशों के समूहों से अध्यक्ष निर्वाचित होते रहते हैं। जो ये महासभा होती है ये इसकी विभिन्न समितियां होती हैं और अपनी समितियों के माध्यम से ही कार्य करती है। विभिन्न समितियां होती है महासभा की और इस समितियों के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। और इन समितियों का निर्वाचन भी, इन समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का निर्वाचन भी महासभा के द्वारा किया जाता है। इसकी जो पहली समितियां हैं, इसकी कुल समितियां 6 हैं। और पहली जो समिति है वह है निशस्त्रीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। यह निशस्त्रीकरण और सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करती है, अपना रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करती है। दूसरा है आर्थिक एवं वित्त समिति। यह विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करती है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कितनी मदों की जरूरत होती है, कितनी मदों की जरूरत पड़ती है, इन सभी मामलों की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट किसको देती है? महासभा को देती है। तीसरा है सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति। यह सामाजिक समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करती है, मानवीय समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करती है। जैसे कहीं जनसंहार हो गया या मानवीय आपदा हो गई या भुखमरी हो गई, बेरोजगारी हो गई, विभिन्न प्रकार की जितनी भी मानवीय समस्याएं होती हैं, यह सभी मानवीय समस्याओं और सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करके अपना रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करती है। चौथा है विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति। यह विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति जो होती है यह जो देश गुलाम होते हैं उन देशों की समीक्षा करती है, उन देशों के बारे में रिपोर्ट तैयार करती है। या हम कह सकते हैं कि जो देश औपनिवेशिक होते हैं उनको स्वाधीनता देने के लिए उनको स्वाधीनता देने के लिए यह उन देशों से संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? महासभा को प्रस्तुत करती है। और महासभा फिर उस पर 2/3 बहुमत से वह विचार विमर्श करती है, प्रस्ताव पारित करती है और फिर कार्रवाई करती है। जैसे 1946 के पश्चात भी विभिन्न देश जो थे वह क्या थे? गुलाम थे, औपनिवेशिक थे। लगभग 50 के आसपास ऐसे देश थे पूरे विश्व में जो कि स्वतंत्र राष्ट्र थे। और सारे राष्ट्र क्या थे? इन्हीं देशों के औपनिवेश थे। जैसे ब्रिटेन को देख सकते हैं कि ब्रिटेन के करीब 50 से ऊपर जो देश होते हैं वह गुलाम होते हैं, वह ब्रिटेन के अधीन होते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होते हैं, वह ब्रिटेन के उपनिवेश होते हैं। इसी तरह से कुछ देश हॉलैंड के उपनिवेश होते हैं, कुछ देश पुर्तगाल के उपनिवेश होते हैं, कुछ देश स्वीडन के उपनिवेश होते हैं। तो इस तरह से विभिन्न देशों के उपनिवेश होते हैं और यही 50 राज्य उस समय केवल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं 1946 के समय। और इसी 50 राज्यों ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और उसमें बाद में एक और देश सम्मिलित हो गया था, पोलैंड। 51वां देश कौन सा था? पोलैंड। यानी कि 51 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पे शुरुआत में हस्ताक्षर किया था। उसके बाद जैसे जैसे देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे सारे देश इसमें सम्मिलित होने लगे और संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर करने लगे। तो इस तरह से इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 193 हो गई, 193 हो गई, 193 हो गई।
तो यह विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति जो होती है, यह देशों को स्वाधीनता देने के लिए, आजाद करने के लिए यह कार्रवाई करती है। यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको? महासभा को प्रस्तुत करती है। पांचवा, प्रशासनिक एवं बजट समिति, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का समीक्षा करती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट तैयार करती है और प्रशासनिक मामलों पर रिपोर्ट तैयार करती है। छठवां है कानूनी समिति, यह विभिन्न प्रकार के कानूनी मसलों पर विचार विमर्श करती है और रिपोर्ट किसको देती है? संयुक्त राष्ट्र संघ को देती है, यानी कि महासभा को देती है। तो इस तरह से देखते हैं कि महासभा अपने जो कार्य होती है वह विभिन्न समितियों के माध्यम से करती रहती है। आइए अब देखते हैं कि महासभा के फंक्शन और पावर, यानी कि अधिकार और कर्तव्य, इसके अधिकार क्या है और इसके कर्तव्य क्या है। आइए महासभा के अधिकार और कर्तव्यों पर एक नजर डालते हैं कि इसके अधिकार और कर्तव्य क्या है। इसके पहला अधिकार क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार विमर्श करना, बजट पर विचार विमर्श करना और विभिन्न देशों को अनुदान देना। संयुक्त राष्ट्र संघ भी विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है और यह विभिन्न देशों के अनुदान संबंधी फाइल तैयार करती है और इसका अनुमोदन करती है। महासभा इसको अनुमोदन करती है और अनुमोदन करने के पश्चात राज्यों को, यह विभिन्न राज्यों को वित्त उपलब्ध कराती है, यानी कि राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करके उनको वित्त प्रदान करती है। और दूसरा, जो सुरक्षा परिषद के हैं, यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी के जो 10 सदस्य हैं, यह 10 सदस्यों पर विचार विमर्श करती है, 10 सदस्यों की सदस्यता पर विचार विमर्श करती है, यानी कि 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करती है। यह 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करती है। इसी तरह से आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों पर, आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों को यह नियुक्त करती है। महासभा के द्वारा ही आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यह महासचिव की नियुक्ति करती है। महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है? सुरक्षा परिषद सिफारिश करता है महासचिव के नाम की और फिर महासभा में उसके नाम पर मतदान किया जाता है और 2/3 बहुमत से जो विजयी होता है उसी को महासचिव घोषित किया जाता है। यह महासभा यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर महासभा जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करती है। यह प्रयास करती है कि विभिन्न देशों के जो मसले होते हैं वो शांतिपूर्वक ही सुलझाए जाएं और विभिन्न राष्ट्रों की सुरक्षा बनी रहे। विभिन्न राष्ट्रों की सुरक्षा का भी यह ध्यान में रखती है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। उसमें जितने सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यह विभिन्न सदस्यों को निष्कासित करती है और या फिर उनको उनकी सदस्यता निलंबित कर सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यह सदस्यों को निष्कासित कर सकती है या सदस्यों की सदस्यता निलंबित कर सकती है। यानी कि सदस्यों की सदस्यता कैसे निलंबित होती है? सुरक्षा परिषद सिफारिश करता है, यानी कि जो देश आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं और उसने सुरक्षा परिषद के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचाई है तो सुरक्षा परिषद के सदस्य मिलकर प्रस्ताव पारित करते हैं और उसको महासभा में भेज देते हैं। महासभा उस पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस देश की सदस्यता निलंबित की जा सकती है या फिर निष्कासित की जा सकती है, किसी को भी लेकर, या निलंबन को लेकर या निष्कासन को लेकर। देखिए, अभी तक किसी भी देश की सदस्यता निष्कासित नहीं की गई है। किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाला नहीं गया है। जो देश हैं वो अपने से सदस्यता छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन निष्कासन किसी का नहीं किया गया है। और इसी तरह से यह विभिन्न प्रकार के जो रिपोर्ट होते हैं, प्रतिवेदन, विभिन्न प्रकार के जो रिपोर्ट होते हैं, यानी कि ये जितनी समितियां होती हैं, 6 समितियां होती हैं, ये 6 समितियां जो भी रिपोर्ट तैयार करती हैं उस रिपोर्ट पर यह विचार विमर्श करती है। उस रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई भी सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महासभा जो होती है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण निकाय है और सबसे बड़ा अंग है और सारे प्रस्ताव महासभा के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। इसकी सदस्य संख्या 193 है। हर देश के 5 प्रतिनिधि महासभा के सदस्य होते हैं।
यानी कि हर देश से 5 प्रतिनिधि महासभा में होते हैं। मतदान प्रक्रिया क्या होती है? किसी भी समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है। आपातकालीन बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है। यह राज्य और सुरक्षा परिषद की सहमति पर आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है। पदाधिकारी कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। विभिन्न समितियां होती हैं, इन समितियों के माध्यम से यह कार्य करती है। तो इस तरह से यह महासभा है। महासभा के कार्य और शक्तियां आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो महासभा के कार्य और शक्तियों के अंतर्गत मैं आपको जितना बताया हूं सब आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब चलते हैं दूसरा अंग सुरक्षा परिषद की तरफ। सुरक्षा परिषद, आइए जानते हैं कि सुरक्षा परिषद क्या है। आइए देखते हैं सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, इसको हम यूएनएससी भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद का वर्णन जो है अध्याय 5 में, चैप्टर 5 में अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक प्रावधान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक सुरक्षा परिषद के बारे में वर्णन किया गया है। सुरक्षा परिषद क्या है? जैसा कि जो सुरक्षा परिषद होती है वह संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने वाले जो मुख्य सदस्य होते हैं, जो मेन सदस्य होते हैं, वही सदस्य होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है तो स्थापना के समय केवल कुछ ही देश सक्रिय होते हैं, केवल 4-5 देश ही सक्रिय होते हैं। जैसे कि एक अमेरिका हो गया, अमेरिका बहुत सक्रिय होता है। दूसरा फ्रांस हो गया, फ्रांस भी काफी सक्रिय होता है। ब्रिटेन हो गया और रसिया हो गया, सोवियत संघ, रूस और चाइना हो गया। यही जो मुख्य देश होते हैं यही संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर काफी उत्साहित होते हैं। ये देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसे विश्व संगठन की स्थापना की जाए जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो यही देश सुरक्षा परिषद के सदस्य हो जाते हैं। इनको अस्थायी सदस्य कहा जाता है, अस्थायी सदस्य कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का भी वर्णन किया गया है, अस्थायी सदस्यों का भी उपबंध किया गया है। अस्थायी सदस्य कौन है? कौन अस्थायी सदस्य है? अस्थायी सदस्य, जिस तरह से हम देखते हैं कि महासभा में जो अध्यक्ष पद का निर्वाचन किया जाता है वह भौगोलिक आधार पर किया जाता है, भौगोलिक आधार पर किया जाता है। इसी तरह से सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी भौगोलिक आधार पर किया जाता है। जैसे इसमें एशिया और अफ्रीकी देशों से इसमें 5 सदस्यों का चयन किया जाता है। दूसरा पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य का चयन किया जाता है। तीसरा दक्षिणी अमेरिका से एक देश का चयन किया जाता है। चौथा दक्षिणी अमेरिका से 2 देशों का चयन किया जाता है। पश्चिमी यूरोप से 2 देशों का चयन किया जाता है सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए। तो यह अस्थायी सदस्य होते हैं। यानी कि एशिया अफ्रीकी देशों से 5 होते हैं, पूर्वी यूरोप से 1 होता है और दक्षिणी अमेरिका से 2 लिए जाते हैं और पश्चिमी यूरोप से 2 लिए जाते हैं। यानी कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो इस तरह से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इनकी सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। याद रखिए जो अस्थायी सदस्य हैं वह है अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और रसिया और चीन है। जबकि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका 2-2 वर्ष के लिए चयन किया जाता है। इनका चयन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 2 वर्षों के लिए चयन किया जाता है। 2 वर्ष के पश्चात फिर नए देशों का चयन किया जाता है। यानी कि इन्हीं भौगोलिक आधार पर हर 2 वर्ष पर नए नए सदस्यों का चयन किया जाता है सुरक्षा परिषद में। अपने प्रारंभिक दिनों में सुरक्षा परिषद में केवल 11 सदस्य थे। 11 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 6 अस्थायी सदस्य होते हैं।
परंतु 1965 में इसको बढ़ा दिया जाता है। 1965 में बढ़ा दिया जाता है और 1965 में बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 15 कर दिया जाता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 हो जाती है। वर्तमान समय में जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य को तो आपने जान लिया कि अस्थायी सदस्य कौन है। आइए जानते हैं अस्थायी सदस्य की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन है। जो अस्थायी सदस्य हैं वह इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड है। ये स्विट्जरलैंड है और अल्जीरिया है, गुआना, कोरिया गणराज्य जिसको कि हम दक्षिण कोरिया कहते हैं, और सिएरा लियोन है और स्लोवेनिया है। सिएरा लियोन है और स्लोवेनिया है। इन 5 देशों का जो निर्वाचन हुआ है वह दिसंबर 2023 में हुआ है। दिसंबर 2023 में इन 5 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था और बाकी 5 सदस्यों का निर्वाचन दिसंबर 2022 में हुआ था और फिर 2024 में फिर 5 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है। ये जो नए निर्वाचित सदस्य हैं, नए निर्वाचित सदस्य कौन है जिनका दिसंबर 2023 में निर्वाचन हुआ था? वह है अल्जीरिया है, गुआना है, कोरिया है यानी कि दक्षिणी कोरिया है, कोरिया गणराज्य है, दक्षिण कोरिया है, सिएरा लियोन है और स्लोवेनिया है। ये 5 राज्यों का निर्वाचन दिसंबर 2023 में किया जाता है और यह 1 जनवरी 2024 से यह कार्यभार ग्रहण करेंगे। यानी कि इनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख क्या होती है? 1 जनवरी 2024। और इनका कार्यकाल कब तक होगा? इनका कार्यकाल कब तक होगा? 24 और 25 होगा। फिर 24 और 25 होगा। फिर दिसंबर 25 में नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। तो इस तरह से 10 सदस्यों का निर्वाचन हर 2 साल के पश्चात होता रहता है। और इनका जो निर्वाचन होता है वह महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा होता है। सुरक्षा परिषद एक प्रस्ताव पारित करती है यानी कि ये 5 देश एक प्रस्ताव पारित करते हैं। 5 देशों के प्रस्तावों पर महासभा में चर्चा होती है और 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन किया जाता है। हमारा इंडिया यानी कि भारत भी सुरक्षा परिषद का कई बार सदस्य रह चुका है। 1-2 बार नहीं रहा, यह कई बार सदस्य रह चुका है। जैसे हम देखते हैं कि 1950-51 में पहली बार यह सदस्य होता है। 1950-51 में पहली बार सदस्य होता है। फिर 1967 और 68 में दूसरी बार सदस्य चुना जाता है। 1967 और 68 में दूसरी बार सदस्य चुना जाता है। फिर 1972 और 73 में देख सकते हैं तीसरी बार सदस्य चुना जाता है। 1972 और 73 में तीसरी बार सदस्य चुना जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1977 और 78 में चौथी बार सदस्य चुना जाता है। फिर 1984 और 85 में यह 5वीं बार सदस्य चुना जाता है। फिर 1991 और 92 में यह 6वीं बार सदस्य चुना जाता है। फिर 2011 और 12 में यह 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाता है। फिर 2021 और 2022 में यह 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य 1950 से 51 में रहा और अभी हाल ही के वर्षों में 2021 और 22 तक यह सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। आइए हम देखते हैं सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली। सुरक्षा परिषद कैसे कार्य करती है? सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य, कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं और इन 15 देशों के हर एक प्रतिनिधि संघ के कार्यालय में मौजूद रहता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में इन 15 देश के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। मुख्य कार्यालय में हमेशा बना रहता है और इसकी बैठक जो होती है वह 14 दिन पर एक बार होती है। यानी कि 2 हफ्ते में एक बार सुरक्षा परिषद की बैठक होती है। और यदि जब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, कहीं संघर्ष की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में अल्प सूचना पर इसकी बैठक 24 घंटे के अंतर्गत बुलाई जा सकती है। यानी कि 24 घंटे के अंदर सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने पर। और जब इसकी बैठक होती है तो बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं वह बहुमत से लिए जाते हैं। बैठक में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, यानी कि 15 सदस्य होते हैं, 15 का बहुमत कितना होता है? 9 होता है। 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, जिसमें कि जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, या 5 अस्थायी सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है, यानी कि 5 और 4 9 सदस्यों की बहुमत होनी चाहिए। जो अस्थायी सदस्य होते हैं, याल्टा सम्मेलन में उनके निषेधाधिकार का वर्णन किया गया है। निषेधाधिकार को लेकर चर्चा की गई थी। निषेधाधिकार को लेकर चर्चा की गई थी कि सभी जो अस्थायी सदस्य हैं उन अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त हो, या वीटो पावर। निषेधाधिकार को क्या कहते हैं? वीटो पावर कहते हैं। हर देश को वीटो पावर प्राप्त है, चाहे वह ब्रिटेन हो, या फिर चाइना हो, या फिर रूस हो, या फिर अमेरिका हो, या फिर फ्रांस हो। ये जो 5 देश होते हैं, इन 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त होती है। और वीटो पावर के बारे में जो निर्णय लिया गया था वह याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। यह वीटो पावर क्या है? जैसे कि सुरक्षा परिषद की जो बैठक होती है, उस बैठक में 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। 9 सदस्यों में से 4 अस्थायी सदस्य होते हैं, और ये जो 5 होते हैं यह अस्थायी सदस्य होते हैं। 4 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि 5 4 9, तो 9 सदस्यों की बहुमत आवश्यक होती है। तो ये जो 5 सदस्य होते हैं, इसमें से किसी भी महाशक्ति का या किसी भी राज्य का नकारात्मक मत आता है, यानी कि वह पक्ष में मतदान नहीं करता है, तो वही हो जाता है वीटो पावर। यानी कि 9 में से एक भी राज्य अगर वीटो पावर का प्रयोग कर देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, वह लटका रहता है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के किसी मामलों पर प्रस्ताव पारित होने के लिए 5 सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है। 5 सदस्यों में एक सदस्य ने अगर वीटो पावर का प्रयोग किया तो वह प्रस्ताव लटक जाते हैं, या वह प्रस्ताव फिर विलंबित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और सुरक्षा परिषद महासभा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद ही विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को महासभा को भेजती है, और सुरक्षा परिषद की सहमति आवश्यक होती है। हर मामले पर सुरक्षा परिषद की सहमति आवश्यक होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को तीसरा और चौथा अंग, न्यास परिषद और सचिवालय के बारे में बताऊंगा। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उसका पीडीएफ मैं आज टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।